हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट SQC1 और SS220। सबसे पहले देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे SQC1 यूज होता है, कहाँ पे 220 यूज होता है। तो हमने बहुत बार क्वेश्चंस देखा है, कहीं पे हमने रेफर करना होता है SQC1 और कहीं SA220। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस। SQC1 किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देता है अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल इन अ फर्म। ठीक है, covering aspects like professional standards, regulatory and legal requirement, acceptance and continuance of client relationship। ठीक है, तो SQC1 किस चीज के बारे में बात करता है? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फर्म। ठीक है, जिसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर्ड है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं वो, या फिर कोई क्लाइंट है उसके साथ काम कंटिन्यू करना है या नहीं, इसे भी देखते हैं हम लोग। मतलब ये ओवरऑल पूरे फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, SA220। SA220 is more narrowly focused on the specific quality control procedures and considerations that are relevant to the audit of historical financial information। तो SA220 किस चीज के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करता है? जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है ना, या ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस चीज के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करता है कि प्रॉपर ऑडिट हुआ या नहीं, प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर ने लिया या नहीं, ये सब का ख्याल रखता है SA220। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं SQC1 का। अ फर्म फॉलोइंग SQC1 would establish policies and procedures for partner and staff evaluations, independent requirement and ethical behavior across all services। ठीक है, फर्म में जितनी भी सर्विसेज है ना, उस सब चीज के रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाता है फॉर पार्टनर एंड स्टाफ। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट चेक करता है कि सबको इंडिपेंडेंट है या नहीं, और एथिकल बिहेवियर। ठीक है, अक्रॉस ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज। और SA220 में क्या है? SA220 would be applied when conducting an audit of company's financial statement। Okay, it involves considerations like assessing the risk of material misstatement, डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो ऑडिट में हमने ये करना होता है, रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, उसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करना होता है और ऑब्टेन करना होता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो समराइज कर लेते हैं इसे क्या होता है। SQC1 क्या है? एक ब्रॉडर स्टैंडर्ड है दैट कवर्स क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वेरियस अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस सर्विसेज ऑफ द फर्म। SA220 क्या स्पेसिफिकली एड्रेसेस क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दोनों स्टैंडर्ड किस चीज में हेल्प करता है? बोथ स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड किस चीज में हेल्प करता है? ये इंश्योर करता है कि रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, जो भी ऑडिट एंगेजमेंट है उसका रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहे। ओके, अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, SQC1। अब टॉपिक का नाम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है। SQC1, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स that perform audits and reviews of historical financial information and other assurance and related services engagements। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल किस चीज का? फर्म का। ठीक है, वो फर्म जो परफॉर्म करता है ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज engagements। All firms to have system of quality control that provides reasonable assurance that firm और उसके जो पर्सनल है, जो भी काम करते हैं उस फर्म में, वो कंप्लाई करते हैं विद द PRL रिक्वायरमेंट्स। PRL मतलब प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। एंड जो भी रिपोर्ट इशू हो रहा है उस फर्म से आर अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ऑल फर्म्स टू हैव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल दैट प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस दैट जो फर्म है और उसके पर्सनल है वो PRL रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं, और जो भी रिपोर्ट इशू है वो अप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टांसेस। अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। इंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म जो कि मेंबर ऑफ ICI होना चाहिए, is in full-time practice and responsible for engagement and its performance।
ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर मतलब पार्टनर या कोई अदर पर्सन इन द फर्म जो कि मेंबर ऑफ आईसीआई होना चाहिए, इज इन फुल टाइम प्रैक्टिस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड फॉर रिपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, that is issued on behalf of firm and who has appropriate authority from professional legal and regulatory body। ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर कौन है? पार्टनर या कोई ऐसा पर्सन फर्म में जो आईसीआई का मेंबर है, फुल टाइम प्रैक्टिस में और रिस्पॉन्सिबल इन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट, और उसका काम और भी क्या है? रिपोर्ट इशू करना ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, जिसके पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है फ्रॉम प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी बॉडी। नेक्स्ट, engagement quality control review, process designed to provide objective evaluation before report is issued। अब engagement partner ने काम कर लिया अपना, सारा परफॉर्मेंस कर लिया engagement वाला, लेकिन जब वो रिपोर्ट इशू करने वाला होता है ना, उससे जस्ट पहले engagement quality control review कराना होता है कि क्या उसने जो काम करा है वो सही करा है या नहीं। ठीक है। तो engagement quality control review क्या है? प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन बिफोर रिपोर्ट इज इशूड। ठीक है। अब ये करता कौन है? इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करता है। ये कौन हो सकता है रिव्यूअर? कोई पार्टनर हो सकता है, पर्सन इन फर्म हो सकता है, क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है, मतलब उस फर्म का मेंबर नहीं है वो एक्सटर्नली फर्म ने उसे अपॉइंट किया है कि भाई तुम चेक कर लो, और टीम ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। टीम ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, लेकिन सच टीम मस्ट बी हेडेड बाय मेंबर ऑफ आईसीआई। ठीक है। विथ एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी टू ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट before a report is issued of significant judgment that engagement team made and conclusion they reached in forming the report। Next, elements of system of quality control। अब हमने देखा ऊपर की फर्म में क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, तो क्या क्या एलिमेंट्स है वो क्वालिटी कंट्रोल होने का? तो सबसे पहला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। सभी पर्सनल जितने भी हैं सबको एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए टू मेंटेन क्वालिटी इन द फर्म। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट सारा कोई सब कोई फॉलो करे, अनएथिकली कुछ काम ना करे। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। अब एक अच्छे फर्म के का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्लाइंट्स भी अच्छे होना चाहिए और एज पर द फर्म के कैपेबिलिटीज और एक्सपीरियंस के हिसाब से होने चाहिए। तो एक्सेप्टेंस भी उस हिसाब से करेंगे, क्लाइंट की इंटीग्रिटी भी चेक करेंगे इस चीज में। ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म कर रहा है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वो सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और फिर लास्टली मॉनिटरिंग भी होते रहना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल की। तो एलिमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले सबको एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि क्वालिटी विद इन द फर्म मेंटेन रहे, सभी को एथिकली काम करना चाहिए। फिर सिर्फ फर्म के अंदर सब कुछ सही है उससे काम नहीं चलेगा, जो क्लाइंट्स हैं उनका भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसलिए एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट भी जरूरी है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी फर्म में काम करने वाले लोग, वो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग फाइनली। ठीक है। अब पढ़ते हम लोग लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन फर्म। The actions of engagement partner and appropriate message to other members of engagement team in taking responsibility। तो engagement partner और जो other members हैं engagement team के, वो सब responsibility लेते हैं for overall quality on each audit engagement। और emphasis किस चीज पे होती है? जब क्वालिटी मेंटेन करने की बात हो तो emphasis किस चीज पे होती है? The importance of audit quality of performing work that complies with PRL requirement। PRL requirement क्या है? Professional, regulatory and legal requirement। ठीक है, इसका compliance होना चाहिए। Second, complying with firms quality control policies and firms policies and procedures। तो फर्म का जो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उसका कंप्लायंस करना। इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है। और एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल। ठीक है। और एंगेजमेंट टीम के पास एबिलिटी होना चाहिए कि बिना डरे वो अपना कंसर्न्स रेज कर सके। ठीक है। और दूसरा एम्फेसिस क्या है?
emphasizes the fact that quality is essential in performing audit engagement. तो engagement partner other members को मैसेज देता है कि भाई तुम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है for the overall quality of the audit engagement. और finally engagement partner emphasize करता है other members को क्या the importance of audit quality. Audit quality कैसे maintain होगा? By performing work that complies with PRL requirement, complying with firm's quality control policies and procedures, issuing audit reports that are appropriate in the circumstances, engagement team's ability to raise concern without fear of reprisal. ठीक है? और दूसरा the fact that quality is essential in performing audit engagement. Done. यहाँ पे engagement partner मैसेज दे रहा है ये to the other members. Next, independence. तो इंडिपेंडेंस का जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो क्या होना चाहिए? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड इनेबल फर्म टू कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू पर्सनल एंड अदर्स. जो भी इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट है वो सभी को पता होना चाहिए, वो कम्युनिकेट होना जाना चाहिए. सेकंड, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट सर्कमस्टांसेस क्रिएटिंग थ्रेट टू इंडिपेंडेंस. फिर ऐसा सर्कमस्टांसेस आइडेंटिफाई करो और इवैल्यूएट करो उसे जिसकी वजह से थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट हो रहा है. और फाइनली उसके रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो टू एलिमिनेट थ्रेट्स और विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट. अब इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उसमें 3 बातें हैं कि जितना भी इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट है वो कम्युनिकेट कर दो टू पर्सनल और अदर्स को. सेकेंड, आइडेंटिफाई करो, इवैल्यूएट करो सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से थ्रेट क्रिएट हो रहा है टू इंडिपेंडेंस. एंड थर्ड, अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट थ्रेट्स और विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट. ठीक है, तो ये तो हो गया पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस. अब आता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट. अब अगर ब्रीच हो गया तब फिर क्या करना होगा? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. ऑल हु आर सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू प्रॉम्प्टली नोटिफाई फर्म ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रीच. ठीक है, जिस पे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट लगता है. अब लेट्स से कोई एंगेजमेंट पार्टनर गया, उसके साथ एक टीम गई ऑडिट करने को. अब उनके ऊपर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट लगता है कि उस कंपनी पे जिस कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, किसी तरीके का फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है वगैरह वगैरह. तो ऑल हु आर सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू प्रॉम्प्टली नोटिफाई फर्म ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रीच. जैसे इंडिपेंडेंस ब्रीच हुआ कि किसी का पता चला रिलेशन है या किसी का पता चला कोई मॉनेटरी रिलेशन है या कुछ भी है, तो फर्म को प्रॉम्प्टली नोटिफाई करो कि भाई इंडिपेंडेंस ब्रीच हो चुका है, मैंने गलती से लेट्स से कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन इनके साथ कर लिया जिससे एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया. ओके. सेकंड, फर्म टू प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट आइडेंटिफाई ब्रीचेस टू. अब पहले जो भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट जिसके ऊपर लग रहा था उसने जाके फर्म को बताया. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में फर्म किसे बता रहा है ये देखते हैं. फर्म टू प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट आइडेंटिफाई ब्रीचेस टू engagement partner who with the firm need to address the breach. और दूसरा other relevant personnel in firm and those subject to independence requirement who need to take appropriate action. अब फर्म अब engagement partner को बताएगा सबसे पहला, और दूसरा other relevant personnel जिस पे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट लगता है या फिर जिसे अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है. ठीक है. थर्ड, prompt communication to the firm if necessary by engagement partner and other individuals of action taken to resolve the matter. क्या एक्शन लिया गया इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, ये कम्युनिकेट कर देगा engagement partner या फिर other individual to the firm so that the firm can determine whether it should take up further action. ठीक है, उससे फर्म डिसाइड करेगा whether to take further action. तो इसमें हुआ क्या? तो जो भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट जिस पे लगता है उस अगर उससे पता चल गया कि हाँ इंडिपेंडेंस ब्रीच हुआ है, ब्रीच हो गया है, ठीक है, तो वो फर्म को कम्युनिकेट कर देगा. फर्म फिर कम्युनिकेट करेगा किसे? इंगेजमेंट पार्टनर प्लस अदर रेलेवेंट पर्सनल. ये दोनों को जो कम्युनिकेट कर दिया और ये दोनों ने कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया तो दोबारा से फर्म को कम्युनिकेट कर देगा कि हमने एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया है. ये 3 पॉइंट है. नोट्स.
तो फर्म क्या करेगा इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए कि ब्रीच ना हो, क्या करेगा? फर्म शुड ऑब्टेन रिटन कंफर्मेशन of compliance with policies and procedures of independence from all firm personnel at least annually। एक साल में एक बार कम से कम एक रिटन कंफर्मेशन ले लेगा कि जितने भी पर्सनल है वो फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का कंप्लायंस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस। फिर familiarity threat is particularly relevant in context of financial statement audit of listed entities। ठीक है, लिस्टेड एंटिटीज के केस में फेमिलियरिटी थ्रेट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, रेलेवेंट है ज़्यादा। फॉर दीज ऑडिट्स एंगेजमेंट पार्टनर शुड बी रोटेटेड आफ्टर प्री डिफाइंड पीरियड, नॉर्मली नॉट मोर देन 7 years। ठीक है, तो फेमिलियरिटी थ्रेट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कम से कम एटलीस्ट इन 7 years उनको रोटेट कर देना चाहिए, किसी और टीम को बुला के किसी और टीम को लगा के ऑडिट करना चाहिए फिर उस लिस्टेड एंटिटी का। ओके, नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट बाय द फर्म। तो हमने शुरू में देखा था कि क्लाइंट भी अच्छे होने चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फर्म में, कि क्लाइंट का कंटिन्यूएंस या एक्सेप्टेंस वो भी माइंड रखता है। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट? बहुत जरूरी है, क्लाइंट अच्छा है नहीं है, बेकार सा क्लाइंट मिल गया कहीं फ्रॉड सा जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व और ये सब चीजों में इन्वॉल्व है, तो फिर सही नहीं रहेगा फर्म के क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी के लिए। तो अब ऑडिटर या फर्म कैसे इवेल्युएट करेगा इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट? तो इसमें इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट हमें जानना है, तो सबसे पहले जो क्लाइंट का प्रिंसिपल ओनर है या फिर की मैनेजमेंट है उसका रेपुटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्लाइंट के बारे में समझेंगे, फिर क्लाइंट के धंधे के बारे में समझेंगे, फिर वो क्यों मेरे पास आया ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला उसका रेपुटेशन क्या है, दूसरा उसका एटीट्यूड कैसा है, तीसरा उसका नेचर ऑफ ऑपरेशन कैसा है, क्या वो ऑपरेशन में मनी लॉन्ड्रिंग तो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, 4 पॉइंट तो ऐसे हो गए। क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर का रेपुटेशन कैसा है, क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर का एटीट्यूड कैसा है, फिर उसका धंधा कैसा है, नेचर ऑफ द क्लाइंट ऑपरेशन क्या है, फिर क्या वो इन्वॉल्व तो नहीं मनी लॉन्ड्रिंग में। 4 पॉइंट तो हो गया 6 में। फिर रीजन फॉर प्रपोज अपॉइंटमेंट, क्यों वो मेरे पास क्यों मुझे प्रपोज कर रहा है ये अपॉइंटमेंट, और री अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रहा अपने प्रीवियस फर्म का। कुछ तो झोल हो सकता है, वो पिछले वाले को नहीं बोल के मुझे आके प्रपोज कर रहा है अपॉइंटमेंट। 5 पॉइंट्स तो हो गए। क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर का रेपुटेशन, क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर का एटीट्यूड, फिर क्लाइंट के ऑपरेशंस का नेचर, क्या उसके ऑपरेशन में मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, फिर क्या रीजन है फॉर प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म एंड नॉन रिअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म, और फिफ्थ वेदर क्लाइंट इज एग्रेसिवली कंसर्न विथ मेंटेनिंग फर्म्स फीस एज लो एज पॉसिबल। ये भी देखना है कि क्या क्लाइंट ऐसा तो नहीं फोर्सफुली चाहता है कि कम से कम प्राइस पे काम हो जाए उसका। ठीक है, ठीक है, तो एक बार देख लेते द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टीज एंड TCWG। Second, the information concerning attitude of clients principal owners, key management and TCWG towards such matters as aggressive interpretation of accounting standards and internal control environment। ठीक है, उसका एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या बहुत एग्रेसिवली इंटरप्रेट कर रहा है उस चीज़ को, और इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसे कर रहा है, उसके टूवर्ड्स एटीट्यूड कैसा है उसका। थर्ड, द नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस। Fourth, indication that client might be involved in money laundering or other criminal activities। ठीक है, फिफ्थ, ये तो हमने कर लिया, रीजन फॉर प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म, एंड लास्ट whether client is aggressively concerned with maintaining firm's fees as low as possible। ओके, अब ये सब तो ठीक है, ये सब जानना है उसे, जानेगा कैसे, उसे ये सब चीज़ के बारे में पता कैसे चलेगा? तो ये इंफॉर्मेशन और ऑन इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट दैट द फर्म ऑब्टेन्स मे कम फ्रॉम, क्या क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन विद एग्जिस्टिंग और प्रीवियस प्रोवाइडर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सर्विसेज, जो भी प्रीवियसली अकाउंटेंसी सर्विस दे रहा था या अभी फिलहाल दे रहा है, उससे कम्युनिकेट कर लो। इंक्वायरी ऑफ
other firm personnel or third parties such as bankers, legal counsel and industry peers. ठीक है, फर्म के पर्सनल से बात कर लो या किसी थर्ड पार्टी से, जैसे बैंकर से, लीगल काउंसिल, लॉयर से या इंडस्ट्री के पीयर्स से। फिर थर्ड, बैकग्राउंड सर्चेस ऑफ रेलेवेंट डेटाबेस। तो इन तीन तरीके से वो जो ऊपर हमें ये 7 पॉइंट देखना ना, इसके बारे में पता चलेगा। एक्चुअली बाय द वे, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट में एक और पॉइंट है, इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन इन स्कोप ऑफ वर्क। कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन तो नहीं देगा इन द स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, वेरी इजी, बहुत आसान है इसको याद करना। नेक्स्ट, matters to be considered in determining if firm has capabilities, competence, time and resources to undertake new engagement. अब क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, तो क्लाइंट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये जानना तो जरूरी है। पर क्या क्लाइंट तो खैर बहुत अच्छा है, लेट्स से, पर क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है, कंपीटेंस है, उतना समय है, उतना उतना रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब मैन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर उतना टेक्निकली आर वी साउंड इनफ टू टेक केयर ऑफ दैट क्लाइंट। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो क्या क्या मैटर कंसिडर करेगा फर्म ये चेक करने के लिए कि क्या वो फर्म हैज द कैपेबिलिटी, कंपीटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज टू अंडरटेक द न्यू एंगेजमेंट। पहला, फर्म हैज सफिशिएंट पर्सनल विद द नेसेसरी कैपेबिलिटीज एंड कंपीटेंस। सबसे पहले ये देखेगा क्या सफिशिएंट पर्सनल है जिसका कैपेबिलिटी और कंपीटेंस हो प्रॉपर। इन पर्सनल के पास क्या प्रॉपर नॉलेज है? फर्म पर्सनल हैव नॉलेज ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्रीज और सब्जेक्ट मैटर्स। ठीक है, फिर क्या इन पर्सनल के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है? फर्म पर्सनल हैव एक्सपीरियंस विद रेगुलेटरी और अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब सफिशिएंट पर्सनल है, मे बी उतना वो एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड में, तो क्या एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल इफ नीडेड। फिफ्थ, द फर्म बी एबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट विद इन रिपोर्टिंग डेडलाइन। टाइम के समय से पहले खत्म कर पाएगा या नहीं। Individual meeting criteria and eligibility requirement to perform EQCR are available. Okay. तो लास्ट पॉइंट ये बोला कि क्या जो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर्स है उसके लिए कोई बंदा है क्या नहीं फर्म के पास। तो क्या क्या मैटर कंसिडर करेगा फर्म ये चेक करने के लिए कि क्या उसको खुद के पास कैपेबिलिटी, कंपीटेंस, टाइम और रिसोर्सेज है या नहीं। तो सफिशिएंट पर्सनल है या नहीं जिसका कैपेबिलिटी और कंपीटेंस हो। उस सफिशिएंट पर्सनल के पास प्रॉपर नॉलेज है या नहीं, रिलेवेंट इंडस्ट्री का जो नया एंगेजमेंट जिस इंडस्ट्री में है उसके रिगार्डिंग एक्सपीरियंस है या नहीं, या नॉलेज है या नहीं, और उसके रिगार्डिंग एक्सपीरियंस विद रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट है या नहीं। फिर एक्सपर्ट्स अवेलेबल हो पाएगा या नहीं अगर जरूरत पड़े। जो भी काम है वो विद इन द डेडलाइन खत्म होगा या नहीं, और इंडिविजुअल्स जो क्राइटेरिया मीट करता है क्यूसीआर का वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। अगर ऑडिटर को या एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेना ही सही है, तो उस केस में वो क्या करेगा? तो सबसे पहले तो वो वार्निंग देगा क्लाइंट के मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को। फिर देखिएगा क्या वो इम्प्रूव कर रहे हैं जिस रिगार्ड में उसने बात करी है पहले। अगर वो इम्प्रूव करते हैं देन इट्स ओके, वो कंटिन्यू करेगा। अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं लाते या फिर करेक्शंस नहीं करते तो फिर वो आगे बढ़ता है इसके लिए। तो देखते क्या है। पहला, डिस्कसिंग विद क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग एक्शन दैट फर्म माइट टेक बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो क्लाइंट के मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कशन करेगा किसके रिगार्डिंग एक्शंस दैट द फर्म माइट टेक। फर्म क्या क्या एक्शन ले सकता है बेस्ड ऑन द रेलेवेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, एक तरीके से वार्निंग दे देगा। फिर आता है इफ दे डोंट इम्प्रूव, डिस्कशन होने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है कोई, तब फिर क्या होगा? इफ फर्म डिटरमाइंस दैट इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, फर्म ने डिटरमाइन कर लिया कि नहीं विड्रॉल ही बेस्ट ऑप्शन है, डिस्कसिंग विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी विड्रॉल एंड रीजन फॉर द विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। ठीक है, फिर क्लाइंट के मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू के साथ विड्रॉल के बारे में बात कर लेगा, उसका क्या रीजन है विड्रॉ का करने का वो भी डिस्कस कर लेगा। थर्ड, considering professional, regulatory or legal requirement for firm to remain in place. इंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? प्रोफेशनल, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट को कंसिडर करके चलेगा कि फर्म ये तीनों को कंप्लाई करते हुए चल रहा है,
और जब उसे रिपोर्ट करना होगा विड्रॉल, तो रीजन के साथ बता देगा रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि वो विड्रॉ कर रहा है और क्यों कर रहा है। फोर्थ, डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट इश्यूज, कंसल्टेशंस, कंक्लूजन्स एंड बेसिस फॉर कंक्लूजन। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें डॉक्यूमेंट कर लेगा, क्या इश्यूज आए थे जिसका से उसने विड्रॉ किया, क्या उसने कंसल्टेशन लिया था तो क्या लिया था, उसके साथ क्या कंक्लूजन पे वो पहुंचा और किस बेसिस पे वो कंक्लूजन में पहुंचा, सारा कुछ डॉक्यूमेंट करके लिख लेगा। ठीक है, विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। तो सबसे पहला वार्निंग, मतलब पहले डिस्कस कर लिया क्लाइंट मैनेजमेंट के साथ और टीसीडब्ल्यू के साथ रिगार्डिंग एक्शंस दैट फर्म माइट टेक बेस्ड ऑन रिलेवेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। अगर वो इंप्रूव नहीं करता है तो डिटरमाइन करेगा, फर्म डिटरमाइन कर लेता है कि नहीं इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, तो डिस्कस कर लेगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू का विड्रॉल एंड रीजन फॉर विड्रॉल। फिर प्रोफेशनल रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए चलेगा, और जब विड्रॉ कर रहा है तो विथ रीजन रेगुलेटरी अथॉरिटी को लिख के देगा, बताएगा। फिर डॉक्यूमेंट कर लेगा क्या क्या इश्यूज था, कंसल्टेशन लिया या नहीं, फिर क्या कंक्लूजन में पहुंचा और किस बेसिस पे वो उस कंक्लूजन में पहुंचा वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में दो चीज होती है, एक होता है रिव्यू करना, तो मोर एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर जो होता है वो लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर का रिव्यू करता है, और दूसरा होता है सुपरवाइज करना। तो देखते हैं होता क्या है दोनों में। Review responsibility are determined on the basis of more experienced engagement team member, including engagement partner, review work performed by less experienced team member. ठीक है, अब एक सीए आर्टिकल काम कर रहा है, तो सीए आर्टिकल का काम रिव्यू करता है। तो रिव्यू कंसिडर्स वेदर, क्या क्या रिव्यू करता है कि जो भी काम परफॉर्म हुआ है वो क्या पीआरएल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहा है। पीआरएल बोले तो प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। सेकंड, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुआ वो क्या उसके लिए फर्दर कंसिडरेशन लिया गया, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट मैटर है तो उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया जा सकता है, उसके लिए फर्दर उसे कंसिडर करके थोड़ा डिटेल में देखना होता है। थर्ड, क्या अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया गया है, हैज टेकन प्लेस एंड रिजल्टिंग कंक्लूजन्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, तो क्या ये रिव्यू करेगा कि क्या अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया गया, क्या कंक्लूजन आया और क्या वो चीज डॉक्यूमेंट हुई है या नहीं। there need to be there a need to revise the NTE of work performed। तो क्या NTE of work जो पहले डिटरमाइन हुआ था पोस्ट कंसल्टेशन, पोस्ट गेटिंग द सिग्निफिकेंट मैटर, क्या वो उस पे NTE रिवाइज हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रिव्यूअर क्या क्या कंसिडर करेगा, पीआरएल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस हुआ या नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर फर्दर कंसिडर हुआ है या नहीं, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया गया है क्या, अगर लिया गया तो क्या कंक्लूजन रीच हुआ और क्या उसे डॉक्यूमेंट किया गया है या नहीं। फिर इन सब चीज की वजह से एनटी रिवाइज तो नहीं हुआ है तो क्या हुआ है। द वर्क परफॉर्म्ड सपोर्ट्स कंक्लूजन रीच्ड एंड इज अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड, जो भी वर्क परफॉर्म्ड है वो सपोर्ट्स कंक्लूजन रीच्ड। ठीक है, एंड इज अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड। सिक्स्थ, ऑडिट एविडेंसेस जो है वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट मिला या नहीं उसे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट प्रोसीजर्स हैव बीन अचीव्ड, तो जो भी एंगेजमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ है। तो ये क्या होता था, मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर एक्सपीरियंस्ड वो क्या करता था, रिव्यू करता है वर्क ऑफ लेस एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, वो सबसे पहला क्या चेक करता है, पीआरएल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस, सिग्निफिकेंट मैटर है वो उसका फर्दर कंसिडर किया गया है या नहीं, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया गया है क्या, उसके रिगार्डिंग क्या कंक्लूजन है पे पहुंचा वो और उसे डॉक्यूमेंट किया गया है या नहीं, एनटी रिवाइज हुआ है क्या, जो भी वर्क परफॉर्म हुआ है वो सपोर्ट करता है कंक्लूजन रीच, मतलब ऐसा नहीं कि वर्क कुछ और परफॉर्म किया गया कंक्लूजन कुछ और ही आ रहा है, ऐसा नहीं, वर्क परफॉर्म सपोर्ट्स कंक्लूजन रीच और वो भी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट हुआ है या नहीं। फिर एविडेंस ऑब्टेन्ड वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट प्रोसीजर वो अचीव हुआ है या नहीं, ये चेक कर लेना। अब आता है सुपरविजन पे। सुपरविजन इंक्लूड्स फॉलोइंग। सुपरविजन में क्या होता है, ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑफ एंगेजमेंट,
कि कहाँ तक पहुंचा अभी, पूरा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुंचा, कितना काम बाकी है. सेकंड, कंसिडरिंग कैपेबिलिटीज एंड competence ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम. ठीक है, कैपेबिलिटीज और competence ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स कंसिडर करना, प्लस वेदर दे आर सफिशिएंट टाइम टू वर्क. केपेबल है, कम्पिटेंट है, पर टाइम नहीं है तो क्या फायदा. तो मतलब कैपेबिलिटी, कंपिटेंस चेक करो, ये भी देखो कि सफिशिएंट टाइम है कि नहीं, प्लस वर्क बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद प्लान्ड अप्रोच टू एंगेजमेंट. और थर्ड, ये भी देख लो कि जो भी हमने प्लान किया था इनिशियली उसी हिसाब से काम चल रहा है या नहीं. सुपरविजन में 2 पॉइंट पढ़ा हमने. ट्रैकिंग प्रोग्रेस, दूसरा कैपेबिलिटीज एंड कंपिटेंस इंडिविजुअल मेंबर का चेक कर लो, दूसरा सफिशिएंट टाइम है ये यानी ये चेक कर लो, और थर्ड कि प्लान्ड अप्रोच में कैरी आउट हो रहा है या नहीं एंगेजमेंट, ये चेक कर लो. थर्ड, addressing significant issues arising during engagement, considering their significance and appropriately modifying planned approach. ठीक है, जो भी significant issue हुआ है उसे address करो arising during engagement, considering their significance and appropriately modifying planned approach. Fourth, identifying matters for consultation or consideration by more experienced engagement team members. ठीक है, कोई आइडेंटिफाई करो वैसा मैटर्स को जिसमें कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है और कंसिडरेशन बाय मोर एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर. ठीक है, तो सुपरविजन में हमने देख लिया 4 पॉइंट, बहुत इजी. ट्रैकिंग प्रोग्रेस, सेकंड कैपेबिलिटीज एंड कंपिटेंस चेक करो इंडिविजुअल मेंबर्स का, सफिशिएंट टाइम है या नहीं उनके पास, ये चेक कर लो, और प्लान अप्रोच में कैरी आउट हो रहा है या नहीं एंगेजमेंट, ये चेक कर लो. फिर सिग्निफिकेंट इश्यूज को एड्रेस कर लो, or considering their significance and appropriately modifying their approach. Fourth, identifying matters for consultation or consideration by more experienced engagement team member. ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आया है ये वाला रिव्यूअर वाला पॉइंट. मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर रिव्यू करते हैं वर्क परफॉर्म बाय लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर. पीआरएल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस, सिग्निफिकेंट मैटर फर्दर कंसिडर करना, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया गया है या नहीं, क्या रिजल्ट आया और उसको डॉक्यूमेंट किया गया नहीं, क्या एनटी को रिवाइज करने की कोई जरूरत पड़ी. फिफ्थ, वर्क परफॉर्म सपोर्ट्स कंक्लूजन रीच्ड एंड अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड. ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हुआ है या नहीं एंगेजमेंट प्रोसीजर लगा के. ओके, डन. अब चलते हैं कंसल्टेशन पे. तो कंसल्टेशन के लिए भी फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फ्रेम करके रखती है कि कभी भी कोई कंटेंशियस या डिफिकल्ट मैटर आता है, तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले लेना चाहिए. सेकंड, सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं टू इनेबल अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन टू टेक प्लेस. ठीक है, सफिशिएंट रिसोर्सेज मतलब पैसा है कि नहीं फर्म के पास, ये देख लेना है. फिर नेचर एंड स्कोप ऑफ सच कंसल्टेशन आर डॉक्यूमेंटेड, क्या नेचर एंड स्कोप है कंसल्टेशन का, वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट हुआ है या नहीं, और जो भी कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड और इम्प्लीमेंटेड है या नहीं. तो कंसल्टेशन के बारे में क्या पढ़ा हमने कि कंसल्टेशन के लिए भी प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स स्टैब्लिश कर दिया जाना चाहिए. उसमें ये होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले सके इन केस ऑफ डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स. सेकंड, सफिशिएंट रिसोर्स होना चाहिए जिससे कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले सके. नेचर एंड स्कोप डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए, जो भी कंक्लूजन पे पहुंचा वो भी डॉक्यूमेंट और इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए. नेक्स्ट, कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस. तो अब आता है टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स, क्या कंप्लेन हो सकता है. तो कोई कंप्लेन कर सकते कि यार पीआरएल रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है फर्म. ठीक है, या दूसरा ये बोल सकते हैं नॉन कंप्लायंस विद फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का जो सिस्टम बना हुआ है वो फॉलो नहीं कर रहा है, या पीआरएल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर रहा. ये 2 टाइप का कंप्लेन हो सकता है एसक्यूसी 1 के हिसाब से. हु कैन कंप्लेन. तो एनीवन विद इन और आउटसाइड द फर्म कैन कंप्लेन रिगार्डिंग दीज 2 मैटर. ठीक है, जैसे कि फर्म, पर्सनल, क्लाइंट और अदर थर्ड पार्टीज, कोई भी कर सकता है. ये जो कंप्लेन करने का चैनल है ना वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, कैसे किसको कंप्लेन करना है, क्या करना है, प्रॉपर हर जगह मेंशन होना चाहिए, वेबसाइट पे मेंशन होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड चैनल होना चाहिए. फिर कंप्लेन मिल जाने के बाद फर्म इन्वेस्टिगेट करेगा और डॉक्यूमेंट करेगा उस कंप्लेन को. अगर डिफिशियंसी मिला इन्वेस्टिगेट करने का तो फिर क्या करेगा फर्म, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. बहुत सिंपल है. टाइप्स ऑफ कंप्लेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, 2. नॉन कंप्लायंस विद पीआरएल रिक्वायरमेंट और नॉन कंप्लायंस विद फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. हु कैन कंप्लेन, एनीवन विद इन और आउटसाइड द फर्म
क्लियर डिफाइंड चैनल के थ्रू होता है, इन्वेस्टिगेट करता है, डॉक्यूमेंट करता है, अगर डिफिशिएंसी मिला तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है. ओके, नेक्स्ट. An EQCR for audits of financial statement of listed entities includes considering the following. अब engagement quality control review हो रहा है of audits of financial statement of किस entity का? Listed entities का. Includes considering the following. क्या क्या consider करते हैं जब listed entity के financial statement के audit का EQCR हो रहा है? सबसे पहला कि engagement team के ने evaluation कैसे किया था firm के independence का इन रिलेशन टू स्पेसिफिक एंगेजमेंट. ठीक है, जिसका अभी रिव्यू हो रहा है उस एंगेजमेंट को लेकर के एंगेजमेंट टीम ने कैसे इवैल्यूएट किया था कि फर्म इंडिपेंडेंट है, ये सबसे पहले रिव्यूअर चेक कर लेगा. दूसरा, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट क्या क्या सिग्निफिकेंट रिस्क मिला एंगेजमेंट टीम को एंड रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क, और उनका रिस्पॉन्स क्या था इन रिस्क को लेकर के. थर्ड, जजमेंट मेड पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क. तो क्या क्या जजमेंट एंगेजमेंट टीम ने लिया पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क्स. ओके. फोर्थ, क्या अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन एंगेजमेंट टीम ने लिया है हैज टेकन प्लेस और मैटर्स इन्वॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और अदर डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर एंड कंक्लूजन्स अराइजिंग फ्रॉम देम. ठीक है, तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया है यानी डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर को के रिगार्डिंग और कंक्लूजन्स क्या क्या आया उसके रिगार्डिंग. ओके. फिफ्थ, द सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट. जो भी मिसस्टेटमेंट करेक्टेड हो या अनकरेक्टेड हो आइडेंटिफाई हुआ है उसका सिग्निफिकेंस और डिस्पोजिशन कैसे हुआ है. द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू TCWG एंड मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज. क्या कौन कौन से मैटर्स है जो कि कम्युनिकेट किया गया है टू द मैनेजमेंट टू TCWG एंड रेगुलेटरी बॉडीज. Whether working papers selected from review reflect work performed in relation to significant judgments and support their conclusions. तो जो working papers है selected for review reflect the work performed in relation to significant judgment and support their conclusion. जो भी significant judgment है उसको जो मैनेजमेंट ने या एंगेजमेंट टीम ने significant judgment लिया है उसका सपोर्ट करता है कि नहीं, उसका कंक्लूजन जिस पे रीच किया है. एंड लास्ट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड. और फाइनली जो रिपोर्ट इशू होने वाला है उसका अप्रोप्रिएटनेस चेक कर लेगा रिव्यूअर. तो अब इसे याद कैसे करना है, तो सबसे पहले याद करते हैं रिव्यू होने वाला है किसका, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी का. तो फर्म का इंडिपेंडेंस होना जरूरी है, नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट रिस्क आ जाएगा. सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में कैसे पता चलता है, जजमेंट लगा करके. ठीक है, अब क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क है, जजमेंट लगाना पड़ रहा है तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन करना पड़ेगा. ठीक है, डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर का ये सिग्निफिकेंट और फिर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो हो सकता है कुछ करेक्टेड और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुआ हो. इस चीज को कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को, TCWG को, रेगुलेटरी बॉडी को. इनसे ले लेना है वर्किंग पेपर और अप्रोप्रिएट रिपोर्ट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट चेक कर लेना. तो ये याद करने के लिए फर्म का इंडिपेंडेंस जरूरी है, ये नहीं रहेगा तो सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाएगा. सिग्निफिकेंट रिस्क कैसे पता चलता है, जजमेंट लगा के. जजमेंट लब लगाना है क्योंकि सिग्निफिकेंट है तो कंसल्टेशन लेना पड़ेगा डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर पे. फिर क्योंकि ये सिग्निफिकेंट था तो करेक्टेड और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो सकता है आइडेंटिफाई हुआ हो. इन सबको कम्युनिकेट कर दो मैनेजमेंट और TCWG या रेगुलेटरी बॉडी को. इनसे ले लो वर्किंग पेपर और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट चेक कर लो. ठीक है. Next, the firm's policies and procedures are designed to maintain objectivity of EQCR. तो फर्म का जो पॉलिसीज और प्रोसीजर है वो कैसे डिजाइन होता है जिससे कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ EQCR मेंटेन हो सके. फॉर एग्जांपल, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. ठीक है, रिव्यूअर. तो रिव्यूअर इज नॉट सेलेक्टेड बाय एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यूअर को सिलेक्ट नहीं करता. Second, does not participate in engagement during period of review. Of reviewer during the review period engagement में कहीं involved ना हो जाए या participate ना करने लगे. Third, does not make decisions from engagement team for engagement team. Engagement team के लिए कोई decisions reviewer ना ले. Fourth, it does not participate to other
is not subject to other consideration that would threaten reviewers objectivity. कोई और consideration reviewer को ना मिल रहा हो जिसकी वजह से उसकी objectivity threatened हो सके. ठीक है, तो फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करती है कि जिससे EQCR मतलब रिव्यूअर का ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे. तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? एंगेजमेंट पार्टनर सेलेक्ट नहीं करेगा रिव्यूअर को. रिव्यूअर पार्टिसिपेट नहीं करेगा एंगेजमेंट में ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिव्यू. रिव्यूअर डिसीजन नहीं लेगा फॉर एंगेजमेंट टीम. और रिव्यूअर को कोई अदर कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए जिससे थ्रेटन हो सके उसका ऑब्जेक्टिविटी. एक क्वेश्चन है, कैन एंगेजमेंट पार्टनर कंसल्ट रिव्यूअर ड्यूरिंग एंगेजमेंट? ड्यूरिंग एंगेजमेंट क्या एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यूअर से कंसल्ट कर सकता है? आंसर है यस, एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट. नेक्स्ट, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. तो सबसे पहले बात करते हैं असेंबली. डॉक्यूमेंटेशन का असेंबली करना इन केस ऑफ ऑडिट. तो नॉट मोर देन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट असेंबली हो जाना चाहिए. जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट इशू हुआ है उससे नॉट मोर देन 60 days. ओके. रिटेंशन पीरियड नॉट शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब 7 साल तक तो मिनिमम रिटेन करके चलना पड़ेगा. ओनरशिप ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, वो किसका प्रॉपर्टी होता है? फर्म का प्रॉपर्टी होता है. Firm may, at its discretion, make portion of or extract from engagement documentation available to clients, provided such disclosure does not undermine validity of work performed. Or, in case of assurance engagement, independence of the firm or its personnel. ठीक है, फर्म चाहे तो at its own discretion portion या extract available करा दे client को, provided it does not undermine validity of work performed. काम की वैलिडिटी पे कुछ कमी नहीं होनी चाहिए. और इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म, इंडिपेंडेंस फर्म का खतरे में नहीं चला जाए इससे. ठीक है, ये हो गया हमारा SQC1 खत्म. अब लास्ट में कुछ 2 टॉपिक है SA220 का, वो भी कर लेते फटाफट. SA220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ पे किसकी बात करते हैं लोग? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में. तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन is required by engagement partner to determine whether to accept and continue client engagement. ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एंगेजमेंट पार्टनर को जिससे वो डिटरमाइन कर सके कि क्या उसे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए क्लाइंट एंगेजमेंट को. तो सबसे पहला, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट एंड TCWG ऑफ एंटिटी. तो याद होगा SQC1 में हमने पढ़ा था, इंटीग्रिटी का ही पॉइंट था, इसी का एक्सपेंशन हमने पढ़ लिया था पूरा. याद है? क्लाइंट का हम लोग एटीट्यूड देखते थे, उसका रेपुटेशन चेक करते थे, नेचर ऑफ बिजनेस चेक करते थे उसका, ये देखते थे कि क्या नेचर ऑफ बिजनेस में मनी लॉन्ड्रिंग तो इन्वॉल्व नहीं है. फिर एटीट्यूड उसका, फिर वो मुझे क्यों प्रपोज कर रहा है काम, खुद जो पिछले प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, उसे क्यों नहीं रीअपॉइंट कर रहा है. ठीक है, ये हमने इंटीग्रिटी में पढ़ा था. तो फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड TCWG ऑफ एंटिटी. सेकंड, वेदर एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट. तो अभी हम ये चेक करने क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं एंगेजमेंट को, तो ये भी चेक करना पड़ेगा. इंटीग्रिटी तो हमने क्लाइंट का चेक कर लिया, ठीक है. अभी हमें अपना चेक करना होगा कि क्या हम कॉम्पिटेंट हैं to perform audit engagement and has necessary capabilities including time and resources. ठीक है. Third, whether firm or engagement team can comply with ethical requirement. ठीक है. Fourth, significant matters that have arisen during current or previous audit engagement and their implications for continuing relationships. ठीक है, तो हमने देखा क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है बाई एंगेजमेंट पार्टनर जिससे वो डिटरमाइन कर सके कि वो उसे एक्सेप्ट करना है या कंटिन्यू करना है क्लाइंट एंगेजमेंट को. तो सबसे पहले इंटीग्रिटी. दूसरा, अपने खुद के टीम का कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम और रिसोर्सेज है या नहीं, ये चेक कर लेना. थर्ड, ठीक है, ये सब कुछ है, कंपिटेंट भी है, कैपेबल भी है वो लोग, टाइम भी है, रिसोर्सेज सब कुछ है. थर्ड, ये चेक कर लेना कि क्या फर्म और एंगेजमेंट टीम कंप्लाई कर सकता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स का. ठीक है, सब कुछ होने के बावजूद एथिकली काम नहीं करे तो क्या मतलब है, फिर क्वालिटी का तो रह नहीं जाएगा वो. ठीक है, तो एथिकल रिक्वायरमेंट और सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग करंट और
previous audit engagement and their implications for continuing relationships. जो भी significant matter current या previous audit engagement में पता चला है उसका क्या implication है for continuing relationship. इसका और दूसरा भी है SECI. SECI मतलब significant matter, ethical requirement, competence, capability of the engagement team और I say integrity of the principal owner, key management and TCWG of the entity. Last, difference of opinion. अगर difference of opinion आ जाता है किसके किसके बीच में विद इन द एंगेजमेंट टीम में किसी दो लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया विद इन दोज कंसल्टेड जिसके साथ कंसल्टेशन किया उसके साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया या फिर बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर एंड इक्यूसीआर मतलब एंगेजमेंट पार्टनर और रिव्यूअर के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो एंगेजमेंट टीम शैल फॉलो द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंगेजमेंट टीम क्या करेगी जो फर्म का पॉलिसी एंड प्रोसीजर कहता है वो कब फॉलो करेगी फॉर डीलिंग विद एंड रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ठीक है जो भी इस रिगार्डिंग फॉर पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना है उसको उससे डील करेगा और रिजॉल्व करेगी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डन खत्म होता है हमारा SQC1 और 220 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फटाफट कर लेते हैं इसका क्वेश्चंस तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से तो ये फुल कहानी है कुछ मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है विथ रिगार्ड टू द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट you are required to give some examples of the matter to be considered by the firm as per requirement of SQC1 तो इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग बताना है अगर क्लाइंट का इंटीग्रिटी चेक करना तो कैसे कैसे करना था हमने पढ़ा भी है सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है कहानी है लास्ट में वही है गाइड MB and associates about the matters to be considered with regard to integrity of client as per the requirement of SQC1 तो चलते एक बार SQC1 वाले टॉपिक पे evaluating the integrity of client by the firm तो रेपुटेशन चेक कर देते हैं क्लाइंट का प्रिंसिपल ओनर का की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी TCWG फिर उसका एटीट्यूड देख लेते हैं एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट TCWG फिर समझते थे कि उसका बिजनेस कैसा है तो नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस फिर कि क्या उस बिजनेस ऑपरेशंस में कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कोई अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है या क्लाइंट इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं है ये चेक कर लिया हमने फिर रीजन फॉर प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म और एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म तो हमें क्यों उसने अपॉइंट किया है और प्रीवियस फर्म को क्यों रीअपॉइंट नहीं किया ये पता कर लेंगे फिर नेक्स्ट whether client is aggressively concerned with maintaining firm's fees and as low as possible क्या client एकदम aggressively concerned है कि firm का fees as low as possible हो और कोई indication ऐसा तो नहीं दिख रहा जो ये बताता है कि inappropriate limitation डाला जाएगा in the scope of work इससे पता चल जाएगा integrity of the client आंसर में भी सेम पॉइंट लिखा है considerations to the integrity of client business reputation इसका client's principal owner, nature of client's operation, attitude of client's principal owner, key management. ठीक है whether client is aggressively concerned with maintaining firm's fees as low as possible, indication of inappropriate limitation in the scope of work, indication that client might be involved in money laundering or other criminal activities, the reason for the proposed appointment of the firm and non-reappointment of previous firm. ठीक है ये हो गया फिर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है इसने इंट्रोडक्शन दिया है consideration to the integrity of client. As for SQC1, quality control for firms that perform audits and reviews historical financial information and other assurance and related services engagements. A firm should obtain such information that it considers necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client. When deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of a new engagement with an existing client. Where issues have been identified and the firm decides to accept or continue the client relationship or a specific engagement, it should document how the issues were resolved. Okay. तो जहाँ पे issue identify हुआ है, the firm decides to accept and continue client relationship or a specific engagement, it should document how these issues were resolved. ठीक है issue मिला तो ऐसा नहीं issue को unaddress छोड़ दिया गया कैसे वो रिजॉल्व हुआ ये भी बताना लिख के कि ठीक है इशू मिला फिर भी तुमने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया है तो उस क्या ये इशू छूटा का छूटा रहेगा या फिर उसे उसने रिजॉल्व कर लिया तो रिजॉल्व कर लिया तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर दो कैसे किया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन
You are an audit senior working for the firm Bora and Company. You are currently carrying out the audit of Wisdom Limited, a manufacturer of waste paper bins. You are unhappy with Wisdom Limited's inventory valuation policy and have raised the issue several times with the audit manager. He has dealt with the client for a number of years and does not see what you are making an objections about. ठीक है, मतलब उसने बहुत सारे क्लाइंट का काम कर रखा है तुमने, पर वो ऑब्जेक्शन किस बात का उठा रहा है पता नहीं चल रहा. He has refused to meet you on site to discuss those issues. As the audit manager, had dealt with Wisdom Limited for so many years, the other partners have decided to leave the audit of Wisdom Limited in his capable. तो इस केस में हुआ क्या, सीनियर ऑडिटर और ऑडिट मैनेजर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया. ठीक है, और अब ये लोग रिजॉल्व करने को तैयार नहीं है और पार्टनर्स ने बोल दिया कि भाई ऑडिट मैनेजर तुम्हें सब पता है, तुम जाके खुद इसका विजडम लिमिट का कर लो काम. ठीक है, तो इस केस में क्या करना होता था. चलते हैं सबसे पहले वहाँ पे लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तो अगर कुछ भी होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, इट मे अराइज विद इन द एंगेजमेंट टीम, with those consulted or between the engagement partner and EQCR. Engagement team shall follow the firm's policies and procedure for dealing with and resolving differences of opinion. ठीक है, फर्म्स का पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे फाइनली रिलाई करेगा और उसके अकॉर्डिंगली डील करेगा और रिजॉल्व करेगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तो वापस आते हैं, यहाँ पे देखते क्या है. Quality control issues in an engagement. SQC1, quality control for firms that perform audits and reviews of historical financial information and other assurance and related service engagements require firm to establish policies and procedures for dealing or resolving differences of opinion within engagement team. ठीक है, policies and procedures होना चाहिए जो डील कर सके या रिजॉल्व कर सके differences of opinion within the engagement team. An engagement partner is usually appointed in each audit engagement undertaken by the firm. ठीक है, एक engagement partner को appoint किया जाता है to in each audit engagement to undertaken by the firm to take responsibility for the engagement on behalf of the firm. Assigning the audit to an experienced audit manager is not sufficient. एक सीधा audit manager को लगा देना किसी audit में sufficient नहीं है. Proper एक पूरे team को पहले engagement partner को लगाया जाता है और साथ में उसका पूरा engagement team रहता है. ठीक है. SA 220, quality control for an audit of financial statement, requires that the audit engagement partner takes responsibility for settling disputes. ठीक है, तो SA 220 में क्या बोला गया है, जो हमने अभी पढ़ा कि audit engagement partner को responsibility लेनी चाहिए कि वो dispute settle करे in accordance with firm's policy in respect of resolution of difference of opinion required by SQC1. Okay, so in the present case, partner of the firm has decided to leave the audit in the hands of audit manager and no engagement partner has been assigned. तो इस केस में क्या हुआ कि पार्टनर ने ऑडिट मैनेजर को ही थमा दिया ऑडिट और कोई भी engagement partner असाइन नहीं हुआ. The lack of an audit engagement partner also means that several of the requirement of SA 220 about ensuring that engagement in relation to independence and directing, supervising and reviewing the audit are not in place. अब क्योंकि engagement partner नहीं है, आपने सीधा audit manager को काम थमा दिया, किसी नए ऑडिट engagement partner को अपॉइंट नहीं किया. That means कि SA 220 का बहुत सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है. Further, the audit manager and seniors have conflicting views about valuation of inventory. This does not appear to have been handled well, with the manager refusing to discuss the issue with the senior. Conclusion: failure to resolve the difference of opinion is a breach of firm's policy under SQC1. It indicates that the firm does not have a suitable policy concerning such disputes required by SQC1. ठीक है जी, डन हो गया ये. इसमें बस ध्यान रखने वाली बात ये कि जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन केस ऑफ डिस्प्यूट कि वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कंपनी की है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में उसके अकॉर्डिंगली काम करके रिजॉल्व करे डिस्प्यूट.
Next, Mrs. NK and Company Chartered Accountants were appointed as statutory auditor of Fresh Juice Limited for the financial year 22-23. The previous year's audit was conducted by Mrs. LP and Associates. After the audit was completed and report submitted, it was found that closing balance of last financial year, that is 21-22, were incorrectly brought forward. अच्छा, closing balances गलत तरीके से brought forward था. It was found that Mrs. NK and Company did not apply any audit procedure to ensure that correct opening balances have been brought forward to the current period. NK Company ने कोई audit procedure नहीं लगाया to ensure कि correct opening balances have been brought forward to the current period. अच्छा, ऐसे 510 की बात हो रही है. वहाँ पे क्या होता था, ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगाना होता था कि सही तरीके से बैलेंसेस आया है नहीं इस अकाउंट में. अकॉर्डिंगली, complaint was filed by against NK and Company in relation to this matter. You are required to inform what policies are required to be implemented by NK and Company for dealing with such complaints and allegations as required by SQC 1. चलते वहाँ पे हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से याद करने का ये किया था. Complaints and allegation. Types of complaint किस टाइप के हो सकता है? Non-compliance with PRL requirement and non-compliance with firm's system of quality control. कौन कर सकता है कंप्लेन? Anyone within or outside the firm, जैसे कि firm, personal, client, other third parties. ये कंप्लेन कैसे हो सकता है? Through a clearly defined channel. जो भी कंप्लेन होता है उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है, और अगर कोई डिफिशिएंसी मिली तो अप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया जाएगा. अब चल के देखते हैं वहाँ पे कि क्या यहाँ पे भी यही आंसर लिखा हुआ है. तो यहाँ पे देखते हैं SQC 1 का रेफरेंस है और यहाँ पे कंप्लेंट्स की बात की गई है. As required by SQC 1, quality control for firms that perform audits and reviews of historical financial information and other assurance and related service engagements. The firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that it deals appropriately with what? Complaints and allegations that the work performed by the firm fails to comply with the professional standards, regulatory and legal requirement, मतलब PRL requirement. Allegation of non-compliance with firm system of quality control, ये हमने देखा था यहाँ पे. Non-compliance with PRL requirement, non-compliance with firm system of quality control. Okay. Complaints and allegations which do not include those that are clearly frivolous. ठीक है, किसे include नहीं करना है? जो कि clearly frivolous है. Frivolous मतलब बेमतलब का complain किया गया है. This for the sake of complaining complain कर दिया गया. Frivolous है. तो जो frivolous complaints है उसको include नहीं करता है. Complaints and allegations do not include clearly frivolous complaints, may originate from within or outside the firm. They may be made by firm personnel, client or other third parties. They may be received by engagement team members or other personnel. ठीक है, तो who can complain? Anyone within or outside the firm, firm personnel, client or other third parties. Okay. As part of this process, the firm establishes clearly defined channel for firm personnel to raise any concern in a manner that enables them to come forward without fear of reprisal. ठीक है, clearly defined channel होता है जिससे firm का personnel आराम से complain कर सकता है without fear of reprisal. Clearly defined channel. Okay. The firm investigates such complaints and allegations in accordance with established policies and procedures. Established policies and procedures के accordingly complain investigate करता है. The investigation is supervised by partner with sufficient and appropriate experience. एक partner supervise करता है जिसके पास appropriate experience and authority है, लेकिन वो involved नहीं होना चाहिए in engagement. ठीक है, क्योंकि उसी के against complain हो रहा है, वो खुद involved होगा तो फिर कैसे देखेगा. Okay, and includes involving legal counsel as necessary. Small firms and sole practitioners may use the service of a suitably qualified external person or another firm to carry out the investigation. Complaints, allegations and the response are to be documented. ठीक है, जो complaints, allegations है वो document भी हो जाना चाहिए. तो यहाँ पे भी हमने देखा था investigated and documented. फिर where the results of the investigation indicate deficiencies in the design or operations of the firm's quality control policies and procedures or non-compliance with firm's system of quality control by an individual or individuals, the firm shall take appropriate action. ठीक है, तो जहाँ भी deficiency found, take appropriate action. Done. Next,
Jack and Company, a chartered accountant firm, was appointed as the statutory auditor of Falcom Limited after ensuring that the compliance with relevant provisions of Companies Act 2013. Mr. Jay was the engagement partner for the aforesaid audit, and prior to the commencement of the audit, Mr. Jay had called for a meeting of the engagement team in order to direct them and assign them their responsibilities. At the end of the meeting, Mr. Jay assigned review responsibilities of two of the engagement team members who were the most experienced among all for reviewing the work performed by the less experienced team member. While reviewing the work performed by the less experienced member of the engagement team, what shall be the consideration of the reviewer? तो सीधा सीधा सवाल है कि more experienced team member जब less experienced team member का काम review करेगा तो क्या क्या check करेगा, क्या क्या consider करेगा? इसको कहते हैं reviewing responsibility, है ना? ये हमने देखा था यहाँ पे. More experienced engagement team member, including engagement partner, review work performed by less experienced team member. तो हमने देखा था कि रिव्यूअर क्या कंसिडर करेगा, पीआरएल रिक्वायरमेंट को कंप्लायंस हुआ है या नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसका फर्दर कंसिडरेशन हुआ है या नहीं, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन अगर लिया गया है तो कंक्लूजन क्या हुआ और उसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया गया कि नहीं, कोई एनटी को रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं पड़ी. फिर फिफ्थ, वर्क परफॉर्म सपोर्ट कंक्लूजन रीच्ड and is appropriately documented. Evidence जो obtained हुआ है वो sufficient appropriate है. Objective जो engagement procedure का था उसे achieve कर लिया गया है, have been achieved. तो ये point रखना है याद. PRL requirement, फिर significant matters, उसका further consideration. Significant matter है तो appropriate consultation लेना पड़ेगा. फिर consultation का हो सकता है revise हो गया हुआ NTE. फिर work performed, जो भी work perform किया वो support करता है conclusion reached. जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है और जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया है. इसमें भी सेम यही सब पॉइंट्स है. तो एज पर SQC 1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, ठीक है. रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस दैट मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर इंक्लूडिंग द एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू वर्क परफॉर्म बाय लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर. तुमने वही देखा, पीआरएल रिक्वायरमेंट, significant matter, further consideration, appropriate consultation, documented and implemented, need to revise NTE, work performed support conclusion reached and is appropriately documented. The evidence obtained is sufficient and appropriate to support the report and objectives of the engagement procedures have been achieved. Okay, next. HK and Company, chartered accountants have been auditors of SAT Limited, a listed entity. अच्छा, listed entity क्या है? For last 8 financial years. 8 फाइनेंशियल ईयर सही है? नहीं. लिस्टेड एंटिटी के केस में मैक्सिमम 7 ईयर्स होना चाहिए, उसके बाद रोटेट हो जाना चाहिए वो, लेकिन ये 8 सालों से कर रहा है. ओके. CAH, partner of the firm, has been handling the audit assignment very well since the appointment. The audit work of CAH and her team is reviewed by a senior partner, CAK, to assure that audit is performed in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements. CAK was out of India for some personal reasons. So this year, CAG has been asked to review the audit work. In your opinion, what areas CAG should consider at the time of review? List any 4 areas and also comment whether firm is complying with SQC or not. तो रिव्यू वाले का पॉइंट तो हमने अभी जस्ट पढ़ा, जो भी पीआरएल स्टैंडर्ड्स को, पीआरएल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना, significant matter को further consider, appropriate consultation को documentation implement, NTE revise, work perform support conclusion reached, सब कुछ सेम है. अब compliance चेक करते हैं, compliance with SQC हो रहा है या नहीं. The firm should establish policies and procedures, setting out criteria for determining need for safeguard to reduce familiarity threat to an acceptable level when using the same senior personnel or an assurance engagement over a long period of time. ठीक है, सेम सीनियर पर्सनल को या फिर यूज कर रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो फेमिलियरिटी थ्रेट को रिड्यूस करने की जरूरत है. फॉर ऑल ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी रिक्वायरिंग द रोटेशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड इन कंप्लायंस विद द कोड. ठीक है, कोड के हिसाब से लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट के केस में एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे रोटेट कर देना चाहिए, जो कि है 7 साल.
The familiarity threat is particularly relevant in the context of financial statement audits of listed entities. For these audits, the engagement partner should be rotated after a predefined period, normally not more than 7 years. Conclusion: firm is not complying with SQC1 as engagement partner H is continuing for more than 7 years. Okay, next. PQR and Associates Chartered Accountants is partnership having 3 partners: CAP, CAQ, and CAR. PQR and Associates are appointed as statutory auditor of ABC Limited, a listed entity, okay, for the financial year 22-23, and CAP is appointed as engagement partner for the audit of ABC Limited. ठीक है? CAP को क्या बना दिया engagement partner for the audit of ABC Limited. Before issuing the audit report of ABC Limited, CAP asked CAR to perform engagement quality control review and is of the view that his responsibility will be reduced after review of CAR. मतलब engagement partner जो CAP है वो बोल रहा है CAR को कि भाई EQCR कर लो, engagement quality control review कर लो तुम, और उससे क्या होगा ना कि जो engagement partner हूँ उसकी responsibility कम हो जाएगी, reduce हो जाएगी, एक बार review कर लो तुम तो. Whether the contention of CAP is correct, what are the aspects that need to be considered by CAR while performing engagement quality control review for audit of financial statement of ABC Limited. ठीक है, तो सबसे पहले engagement partner की responsibility reduce नहीं हो जाती review को हो जाने के बाद. ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं. As per SQC1, quality control for firms that perform audit and review of historical financial information and other assurance and related service engagements. The review does not reduce the responsibilities of the engagement partner. Hence, contention of CAP that after engagement quality control review by CAR, his responsibility will be reduced is not correct. Okay. अब aspects to be considered while performing engagement quality control review for an audit of financial statement. अब ये audit हो रहा है क्या? Listed entity का. तो क्या क्या consider करते थे? तो हमने यहाँ पे याद भी किया था. फर्म का इंडिपेंडेंस सही से हुआ है या नहीं, चेक. इंगेजमेंट टीम ने सही से इवेलुएट किया या नहीं, क्या क्या सिग्निफिकेंट रिस्क आया ड्यूरिंग द ऑडिट और रिस्पॉन्स क्या था टू दोज रिस्क, क्या क्या जजमेंट बनाया गया ड्यूरिंग इन रिगार्डिंग मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क. फिर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया गया है क्या फॉर डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर. कोई मिसस्टेटमेंट या अनकरेक्टेड और करेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुआ है क्या. ठीक है, फिर कौन कौन से मैटर्स है जो कम्युनिकेट किया गया है मैनेजमेंट और TCWG को और रेगुलेटरी बॉडी को. वर्किंग पेपर्स सेलेक्ट हुए फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड सपोर्ट द कंक्लूजन एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड. तो याद हमने कैसे किया था, फर्म का इंडिपेंडेंस होना चाहिए, नहीं तो उसे सिग्निफिकेंट रिस्क आ जाता है. सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में कैसे पता चलता है, जजमेंट से पता चलता है. जजमेंट अगर हम लोग को सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए लगाना है या सिग्निफिकेंट बातों के लिए लगाना है तो कंसल्टेशन ले लेना चाहिए कि वो डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर हो सकता है. फिर क्योंकि यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो तो चांसेस ये है कि कुछ करेक्टेड या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जो कि कम्युनिकेट कर देना होगा किसे, मैनेजमेंट और TCWG या रेगुलेटरी बॉडी को. इनसे ले लो वर्किंग पेपर और चेक कर लो रिपोर्ट का अप्रोप्रिएटनेस. तो यहाँ भी वही है, फर्म का इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड, जजमेंट मेड है तो कंसल्टेशन है तो मिसस्टेटमेंट होगा तो कम्युनिकेट कर दो टू मैनेजमेंट, वर्किंग पेपर ले लो और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड. सेम पॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. AP and Associates Chartered Accountants are statutory auditor of XP Limited for the last 4 years. XP Limited is engaged in the manufacture and marketing of FMCG goods in India. During 22-23, the company has diversified and commenced providing software solution in the area of e-commerce in India as well as certain European countries. AP and Associates, while carrying out the audit for current financial year, came to know that the company has expanded its operations into a new segment as well as new geography. AP and Associates does not possess necessary expertise and infrastructure to carry out the audit of its diversified business activities. ठीक है, तो AP and Associates जो है ना, जो CA फर्म है उसके पास नेसेसरी एक्सपर्टीज नहीं है. अभी क्योंकि एक्सपैंड कर गया है तो उस हिसाब से इसके पास एक्सपर्टीज है नहीं
and infrastructure to carry out the audit of this diversified business activities and accordingly wishes to withdraw from the engagement and client relationship. Discuss the issues that need to be addressed before deciding to withdraw. ठीक है, तो विड्रॉल का हमने पढ़ा था कि वो पहले डिस्कस कर लेगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट एक्शन कि क्या वो एक्शन लेने वाला है बेस्ड ऑन द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. फाइनली जब वो डिटरमाइन कर लेता है कि अप्रोप्रिएट यही है कि विड्रॉ कर लिया जाए, तो फिर डिस्कस करेगा विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी अबाउट विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रीजन फॉर द विड्रॉल. तो फाइनली जब डिटरमाइन कर लेगा तब फिर से वो डिस्कस करेगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से कि वो क्यों विड्रॉ कर रहा है. ठीक है. थर्ड, कंसिडरिंग whether there is professional, regulatory or legal requirement for the firm to remain in place, ठीक है, or for the firm to report the withdrawal from the engagement or from both the engagement and the client relationship together with the reason for the withdrawal to regulatory authorities. ठीक है, अपना प्रोफेशनल, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट भी चेक करेगा और फिर देखेगा कि क्या उसे और कम्युनिकेट करना है टुगेदर विथ रीजन विड्रॉल टू रेगुलेटरी बॉडीज, अथॉरिटीज, और फिर डॉक्यूमेंट कर लेगा सिग्निफिकेंट इश्यूज, क्या इशू था, क्या कंसल्टेशन लिया गया उसमें, उससे क्या कंक्लूजन रीच किया गया और बेसिस ऑफ कंक्लूजन क्या था. डन. तो यहाँ पे हमारा SQC 1 का क्वेश्चन खत्म हो जाता है. अभी हमें करना है ऐसे 220 का क्वेश्चन, राइट. तो आगे हम लोग ऐसे 220 पे. During the audit of FMP Limited, a listed company, engagement partner completed its reviews and also ensured compliance with independence requirements that apply to the audit engagement. The engagement files were also reviewed by the engagement quality control reviewer, except the independence assessment. अच्छा, तो engagement file check कर लिया, review कर लिया reviewer, except the independence assessment documentation. Engagement partner was of the view that matters related to independence assessment are the responsibility of engagement partner and not engagement quality control reviewer. ये कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंस असेसमेंट करना काम है एंगेजमेंट पार्टनर का एंड नॉट engagement quality control reviewer. Engagement quality control reviewer objected to this and refused to sign off the documents. Please advise as per SS 720. तो इसमें इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हमने तीन बातें पढ़ी थी कि इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होना चाहिए फर्म के पास, जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू पर्सनल्स एंड अदर्स, आइडेंटिफाई और इवेलुएट कर सके सर्कमस्टांसेस क्रिएटिंग थ्रेट टू इंडिपेंडेंस और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके टू एलिमिनेट थ्रेट्स और विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट. ओके. तो एज पर SA 220, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, the engagement partner shall form a conclusion on compliance with independence requirements and that apply to the audit engagement. In doing so, engagement partner shall obtain relevant information from the firm and where applicable network firms to identify and evaluate circumstances and relationships that create threats to independence. Okay. Evaluate information on identified breaches, if any, of the firm's independence policies and procedures to determine whether they create a threat to independence for the audit engagement. मतलब दो चीज चेक करना, अपनी relevant information लेना है और evaluate करना है information को जो भी identify हुआ है. फिर finally take appropriate action to eliminate such threats or reduce them to an acceptable level by applying safeguards, or if considered appropriate, to withdraw from the audit engagement where withdrawal is permitted by law or regulation. अगर सही नहीं लगे, अप्रोप्रिएट ना लगे, तो विड्रॉ कर लो. The engagement partner shall promptly report to the firm any inability to resolve the matter for the appropriate action. For audit of financial statement of listed entities, the engagement quality control reviewer, on performing the engagement quality control review, shall also consider the, among other things, the engagement team's इवैल्यूएशन ऑफ फर्म्स इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू ऑडिट एंगेजमेंट. मतलब रिव्यूअर जो है वो रिव्यू करते टाइम अमंग अदर थिंग्स इंडिपेंडेंस का भी चेक करेगा कि क्या एंगेजमेंट पार्टनर ने प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया था इंडिपेंडेंस.
Conclusion: view of engagement partner that matter related to independence assessment are the responsibility of engagement partner and not EQCR is not correct. करेक्ट नहीं है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. engagement partner properly evaluate करेगा independence और EQCR जो है वो properly ये चेक करेगा कि क्या उसने properly evaluate किया है या नहीं independence को. The independence assessment documentation should also be given to EQCR for his review. Okay. Next. Mrs. Suresh Chandra and company have been appointed as an auditor of SC Limited for the financial year 21-22. CA Suresh, one of the partners of Mrs. Suresh Chandra and company, completed entire routine audit work by 29th May 22. Unfortunately, on the very next morning, while roving towards office of SC Limited to sign final audit report, he met with a road accident and died. तो जिसने ऑडिट किया था वो शहीद हो गया बेचारा. ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने ही वाला था. अब सीए चंद्रा, another partner of Mrs. Suresh Chandra and company, therefore signed the accounts of SC Limited without reviewing the work performed by Suresh. बिना रिव्यू किए उसने साइन कर दिया. State with reason whether CA Chandra is right in expressing an opinion on financial statements, the audit of which is performed by another auditor. इस क्वेश्चन में एक सीए सुरेश जो कि इंगेजमेंट परफॉर्मेंस उसने परफॉर्म किया, बट जस्ट बिफोर फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वो मर गया. तो सीए चंद्रा बिना रिव्यू किए, विदाउट रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म बाय सीए सुरेश, उसने साइन कर दिया अकाउंट्स. तो क्या उसे रिव्यू करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, यही है सवाल. तो सबसे पहले तो रिव्यूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं. रिव्यूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखा था उस समय भी पहले क्वेश्चन में कि क्या क्या उसमें हमने देखा था कि सीनियर इंगेजमेंट मेंबर एक जूनियर इंगेजमेंट मेंबर के काम को चेक करता है. पर यहाँ पे जब ऑडिटर एक्सप्रेस कर रहा है अपना ओपिनियन, उस केस में किसी और ने अगर काम कर रखा है तो उसके काम को भी रिव्यू करता है. तो रिव्यू में सेम पॉइंट्स आता है, सेम कंसिडरेशंस रहता है. तो रिव्यू प्रोसीजर्स कंसिस्ट of the considerations whether work performed in accordance with professional standards, regulatory and legal requirement (PRL). If significant matters has been raised for further consideration, appropriate consultation have taken place and the resulting conclusions have been documented and implemented. Work performed support the conclusion reached and is appropriately documented. The evidence obtained is sufficient and appropriate to support the auditor's report, or objective of engagement procedures have been achieved. तो exactly point to point match करता है जो हमने review responsibility में पहले पढ़ा था. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. When the auditor delegates work to assistants or uses work performed by another auditors, तो अगर ऑडिटर डेलीगेट करता है अपना काम असिस्टेंट को या फिर यूज करता है वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर्स और एक्सपर्ट्स, ही विल कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन. तो डेलीगेशन से ये नहीं हो जाता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी ऑडिटर की ही होती है. हाउएवर, he will be entitled to rely on the work performed by others provided he exercises adequate skill and care. ठीक है, पर वो रिलाई कर सकता है, he is entitled to rely on the work performed by others. कब? जब वो अगला इंसान एक्सरसाइज करता है एडिक्वेट स्किल एंड केयर एंड इज नॉट अवेयर ऑफ एनी रीजन टू बिलीव दैट ही शुड नॉट हैव सो रिलाइड. मतलब उसका कोई ऐसा बिलीव नहीं है, कुछ ऐसा शक करने का कारण नहीं है. ठीक है, द ऑडिटर शुड केयरफुली डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू वर्क डेलीगेटेड टू असिस्टेंट्स. ठीक है, ऑडिटर केयरफुली डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, रिव्यू करेगा वर्क डेलीगेटेड टू असिस्टेंट्स. ही शुड ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस and that work performed by other auditor or expert and assistant is adequate for his purpose. ठीक है, रीजनेबल अश्योरेंस ले लेगा कि जो भी वर्क परफॉर्म किया गया बाय अदर ऑडिटर या एक्सपर्ट and assistant is adequate for his purpose. In the instant case, Mr. Suresh, a partner of the firm, had completed routine audit work and had died before signing the audit report. Mr. Chandra, another partner of the firm, has signed the accounts of SC Limited relying on the work performed by Mr. Suresh. ठीक है, वो बिना उसको रिव्यू किए रिलाई कर लिया सीए सुरेश के काम को और साइन कर दिया. सीए चंद्रा इज अलाउड टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट दो
ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। ठीक है, वो साइन कर सकता है बिना रिव्यू के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीए चंद्रा की रहेगी। ही मे रिलाई ऑन द वर्क परफॉर्म बाय सीए सुरेश प्रोवाइडेड ही फर्दर एक्सरसाइज एडिक्वेट स्किल एंड ड्यू केयर एंड रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय हिम। वो रिलाई कर सकता है वर्क परफॉर्म बाय सीए सुरेश में, प्रोवाइडेड उसको ये चेक करना पड़ेगा कि वो एडिक्वेट स्किल एंड ड्यू केयर एक्सरसाइज कर रहा था और रिव्यू करेगा वर्क परफॉर्म बाय हिम। नेक्स्ट, OP and Associates are the statutory auditor of BB Limited. BB Limited is a listed company and started its operation 5 years back. The field work during the audit of the financial statements of the company for the year ended 31st March 2022 got completed on July 1st, 2022. ठीक है, तो ऑडिट कब खत्म हो गया? 1 जुलाई 22 को। द ऑडिटर्स रिपोर्ट वाज डेटेड जुलाई 12th 2022। ओके, तो ऑडिट कंप्लीट हुआ 1 जुलाई को, ऑडिटर का रिपोर्ट डेटेड 12 जुलाई। ओके, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू ऑफ द एंगेजमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाज कंप्लीटेड ऑन 15 जुलाई 22। ये तो गलत हो गया। ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि ऑडिट रिपोर्ट 12 जुलाई का आ गया है और जबकि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट हो रहा है 15 जुलाई को। ठीक है, आगे पढ़ता है। एंगेजमेंट पार्टनर हैड कंप्लीटेड हिज रिव्यू इन इंटायरिटी बाय जुलाई 10, 2022। तो अब ये बोल रहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर ने अपना रिव्यू कंप्लीट कर दिया था बाय जुलाई 10। उससे फर्क नहीं पड़ता, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 15 जुलाई तक चल रहा है, इससे मैटर है इसके बाद ही होना चाहिए ऑडिटर्स का रिपोर्ट। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एज पर SA 220 quality control for an audit of financial statements, the engagement partner shall take responsibility for review being performed in accordance with firm's review policies and procedures. For audits of financial statements of listed entities, the engagement partner shall determine that the engagement quality control reviewer has been appointed. तो engagement partner ये चेक कर लेगा कि रिव्यूअर जो है वो उसे अपॉइंट कर लिया गया है। Discuss significant matters arising during the audit engagement, including those identified during the engagement quality control review with engagement quality control reviewer। ठीक है, तो significant matters discuss करना होगा। ठीक है, discuss significant matter arising during the audit engagement, including those identified during engagement quality control review with the engagement quality control reviewer. Not date the auditor's report until completion of engagement quality control review। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि ऑडिट रिपोर्ट से पहले engagement quality control review होना चाहिए। ठीक है, ऑडिटर्स का रिपोर्ट का डेट पहले नहीं होना चाहिए रिव्यू से भी। फर्दर, SA 700 forming an opinion and reporting on financial statements requires the auditor's report to be dated not earlier than the date on which auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence on which to base auditor's opinion on the financial statements। Okay. In the present case, OPN Associates are the statutory auditor of a listed company which started its operation 5 years back। ठीक है, ये कहानी है, बिल्कुल क्वेश्चन का कहानी। Conclusion, signing of auditor's report that is on July 12, 22, which is before completion of review engagement quality control review, July 15, 22, is not in order। Okay. Last question, 220 का। Ace Limited, manufacturer of textile goods, got an order of manufacturing PPE kits in December 2022, but there was shortage of machinery and manpower to accomplish the ordered requirement of PPE kits. Ace Limited approached another manufacturing unit, Jack Limited, for purchase of the unit. Jack Limited was interested in the sale of unit, so the deal went through and Ace Limited acquired 95% shares of Jack Limited। ठीक है, तो जैक लिमिटेड जो था वो इंटरेस्टेड था इन द सेल ऑफ यूनिट, सो द डील वेंट थ्रू और एस लिमिटेड अक्वायर कर लिया 95% शेयर्स ऑफ जैक लिमिटेड। ओके, द न्यू मैनेजमेंट ऑफ जैक लिमिटेड प्रपोज्ड द अनअपॉइंटेड NKB एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी ऑडिटर ऑफ एस लिमिटेड। तो क्या हुआ, एस लिमिटेड का जो ऑडिटर था ऑलरेडी उसे ही अपॉइंट कर लिया गया है। ठीक है, as new auditor of Jack Limited। Next, NKB Associates has accepted the assignment without considering information whether the
conclusion reached regarding acceptance and continuance of client relationship and audit engagement are appropriate. ठीक है, एनकेबी एसोसिएट ने भी आगे झट से एक्सेप्ट कर लिया असाइनमेंट को बिना कंसिडर किए इंफॉर्मेशन कि क्या acceptance and continuance of client relationship सही है या नहीं, appropriate है या नहीं. Comment with respect to appropriate standards on auditing. What type of information assists the engagement partner in determining whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and engagement audit engagements are appropriate or not. ठीक है, तो ये हमने देखा था. सीधा सीधा सवाल है ऐसे 220 में. What information is required by engagement partner to determine whether to accept and continue client engagement? तो हमने क्या देखा था? इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट, TCWG ऑफ एंटिटी का. फिर ये अगले का तो देख लिया. अपना देखना था क्या था कि क्या एंगेजमेंट टीम कम्पिटेंट है कि वो परफॉर्म कर पाए ऑडिट एंगेजमेंट, और क्या उनके पास नेसेसरी कैपेबिलिटी है इंक्लूडिंग टाइम और रिसोर्स. अगर ये सब है, कम्पिटेंट भी है, कैपेबिलिटी भी है, टाइम भी है, उनके पास रिसोर्स भी है. फिर थर्ड पॉइंट ये था कि क्या फर्म और एंगेजमेंट टीम कंप्लाई करेगा एथिकल रिक्वायरमेंट. ठीक है, और लास्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग करंट और प्रीवियस ऑडिट engagement, जो भी significant matter arise हुआ during current या previous audit engagement and their implications on the continuing relationship continue पे क्या implication पड़ेगा. तो क्या point integrity, principal owner, key management, TCWG entity का, engagement team का competence, capability, time और resources, फिर whether firm and engagement team can comply with ethical requirement और significant matters, पिछले साल या करंट ईयर कुछ पता चला तो उसका इम्प्लीकेशन कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप पे कैसा रहेगा. दूसरा तरीका था सेकी. एस से सिग्निफिकेंट मैटर, ई से एथिकल रिक्वायरमेंट, सी से कंपीटेंट और आई से इंटीग्रिटी. ठीक है, तो यही है इंटीग्रिटी, कंपीटेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर, सेकी. तो ऐसे 220 क्या बोलता है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड SQC 1, quality control for firms that perform audits and reviews of historical financial information and other assurance and related service engagements require firm to obtain information considered necessary in circumstances before accepting an engagement with a new client when deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of a new engagement with an existing client. तो ये सब है, हो गया हमारा खत्म. ऐसे SQC 1 और ऐसे 220 का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, सब कुछ. थोड़ा लंबा वीडियो है बट दिस इज टोटली वर्थ इट. ओके देन, बाय बाय.